मैं दुल्हन बनी अपने जीजा जी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि मेरे जीजा से ही मेरी शादी हुई थी और अब वो मेरा पति बन चुका था। मेरे जीजा ने ही मेरी बहन को मारा था, ये बात सिर्फ मैं जानती थी। बच्चे की खातिर ज़बरदस्ती मेरी शादी मेरे जीजा से कर दी गई थी। मैंने दिल में इरादा कर लिया था कि मैं अपने पति को मारकर अपनी बहन का बदला ज़रूर लूँगी। मुझे अपने पति से बहुत नफ़रत हो रही थी। मैंने तो सिर्फ आशू की खातिर बहुत ही मजबूरी में ये शादी की थी। उसके पास गाड़ी बंगला सब कुछ था। इसी वजह से मेरी माँ ने मुझे बलि चढ़ा दिया था। मेरी स्वर्गीय बहन मुझे हर बात बताती थी कि मेरा पति बंद कमरे में मुझ पर किस तरह जुल्म करता है, वो इंसान से कैसे हैवान बन जाता है, और उसके शरीर पर लगे घाव इस बात की गवाही भी देते थे। मगर वो लोगों के सामने इस कदर अच्छा बन जाता था कि कह ही नहीं सकते थे कि वो इतनी हैवानियत भी कर सकता है। मेरी बहन ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसका पति उसको मारने का प्लान बना रहा है, मगर उसने मुझे कसम दी थी कि ये बात मैं किसी को ना बताऊं, मैं सब कुछ खुद ही हैंडल कर लूँगी। और फिर एक रोज़ मुझे पता चला कि मेरे जीजा पुनीत ने आशू को उसकी दादी के पास छोड़कर मेरी बहन के साथ पहाड़ी इलाके की तरफ जाने का प्लान बनाया है। जब मेरी बहन ने मुझे कॉल की तो मैं बहुत परेशान हुई थी। मेरी बहन भी मुझे बहुत परेशान लग रही थी, और तब मेरी बहन ने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं बुरी तरह से चौंक गई थी। मेरा दिल ज़ोर से धड़क उठा था। मैंने अपनी बहन से बार बार सवाल किया क्या वो ठीक है, मगर वो मुझे बहलाती रही और कहा वापस आकर बात करूँगी। और फिर दूसरे दिन हमें खबर मिली जिसने हमारे सिर पर बिजली गिरा दी थी। मेरी बहन और मेरे जीजा का बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। हमारा घर दुख से पागल हो गया था। मेरे जीजा की बात ने हमारे होश उड़ा दिए थे। उन्होंने बताया कि हादसे में जब मेरी बहन पहाड़ों से नीचे गिरी थी तो उसकी लाश अब तक नहीं मिली है। हम बुरी तरह रोने लगे थे। मेरा दिल गम से फटा जा रहा था। मेरी प्यारी बहन मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी, और किस्मत का खेल देखो कि मुझे उसका आखिरी दीदार भी नसीब नहीं हुआ था। मेरा दिमाग इसी बात को सोच सोच कर पागल हो रहा था। मुझे लगता था कि वो वहाँ पहाड़ों पर अकेली पड़ी होगी और हम घर में मज़े से बैठे हैं। मेरे जीजा लौट कर आए तो हमने देखा कि उनको भी थोड़ी बहुत चोटें आई थीं। एकदम से मुझे ख्याल आया कि मेरी बहन जाते हुए खुश होने की बजाय परेशान थी, और वो मुझसे कह रही थी कि तानिया, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम मेरे आशू का ख्याल रखना और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। अब मैं अपने जीजा को शक भरी नज़रों से देख रही थी। ऐसा कैसे मुमकिन था कि इस हादसे में पुनीत को सिर्फ थोड़ी बहुत चोटें आएँ और मेरी बहन की जान चली जाए। मेरा दिल इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ज़रूर पुनीत ने मेरी बहन को मारा होगा, लेकिन मेरे घर वालों ने पुनीत को तसल्ली दी और उससे कोई सवाल नहीं किया। जब लोगों ने मेरे घर वालों से सवाल पूछे तो मेरे घर वालों ने भी पुनीत की कही हुई बात दोहरा दी थी। मुझे हैरानी थी कि मेरे अलावा किसी ने इस बात को नहीं सोचा था कि हादसा तो दोनों के साथ हुआ था, मगर सिर्फ मेरी बहन ही क्यों मरी थी। मुझे लग रहा था कि मेरी बहन को मारने की ये सोची समझी साजिश थी, वरना पहले तो हर बार सैर व तफरी करने के लिए जाते हुए मेरी बहन और जीजा हमेशा आशू को भी अपने साथ लेकर जाते थे। मगर इस बार वो पहले से ही आशू को उसकी दादी के पास छोड़कर गए थे। जब मैंने अपने शक के बारे में अपने घर वालों से बात की तो वो मुझे नाराज़गी से टोकने लगे और बोले कि तुमने अपनी बहन की मौत का कुछ ज़्यादा ही सदमा ले लिया है, इसीलिए इधर उधर की बातें तुम्हारे दिमाग में आने लगी हैं और अपनी जीजा जैसे शरीफ इंसान पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैंने घर वालों की बात पर उनके सामने तो खामोशी पकड़ ली थी, मगर मेरे जीजा पुनीत हमारे घर आए तो मौका देखते ही मैं उनके सर पर पहुंच गई थी और उनसे सवाल किया कि एक्सीडेंट तो आप दोनों का हुआ, फिर आपको इतनी कम चोटें कैसे आई हैं। मैंने एकदम पुनीत से ऐसी बात की जिसे सुनकर उनको झटका लगा था और फिर वो इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा कि वो मुझसे कुछ नहीं छुपा सकते, क्योंकि मेरी बहन ने जाने से पहले ही मुझे सब कुछ सच बता दिया था। मैंने महसूस किया था कि मेरी बात पर पुनीत की शक्ल पर जो एक्सप्रेशन आए थे वो कुछ परेशानी वाले थे। फिर पुनीत संभल कर मुझसे बोले कि अगर तुम जानती हो तो फिर और भी अच्छी बात है, मगर यकीनन सच्चाई किसी को नहीं बताओगी, इसलिए खामोश रहो और मुझसे सवाल मत करो। पुनीत की दीदा दिलेरी पर मैं फटी फटी आंखों से उन्हें देख रही थी। अब पुनीत ने हमारे घर आना बंद कर दिया था और आशू को भी कुछ दिन के बाद हमारे घर से ले गए थे। हमारे घर में भी सबको मेरी बहन की मौत पर सब्र आ चुका था।
मगर मेरे दिमाग से मेरी बहन नहीं जा रही थी। पुनीत के शब्द मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचा रहे थे। वो अपना जुर्म स्वीकार कर चुके थे, मगर साथ ही वो ये भी कह रहे थे कि मैं किसी को नहीं बता सकती और कोई भी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। वो ठीक ही कह रहे थे, क्योंकि घर में किसी को भी मेरी बात पर विश्वास नहीं था और सब पुनीत पर अंधा विश्वास करते थे। हद तो तब हुई जब पूरी 1 महीने के बाद मेरे माँ बाप ने फैसला किया कि मेरी शादी मेरे जीजा के साथ कर दी जाए। मैं ये सुनकर तड़प उठी थी। मैं ऐसे इंसान के साथ कभी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती थी जो मेरी सगी बहन का कातिल था और जिसके साथ मेरी बहन ने रो रो कर अपनी ज़िंदगी गुजारी हो। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि पुनीत को एक बीमारी थी और इसी वजह से पुनीत से शादी करना मेरे लिए एक अलग इम्तिहान था। मगर मेरा छोटा सा 5 साल का भांजा अब बीमार रहने लगा था और मेरे माता पिता चाहते थे कि उसे घर में अच्छा माहौल मिले, माँ का प्यार मिले। सबकी जिद थी कि पुनीत के साथ मेरी शादी हो जाए, क्योंकि आशु को माँ जैसा प्यार सिर्फ मैं ही दे सकती थी। मैंने अपने मम्मी पापा से बात करने की कोशिश की और समझाया कि मैं आशु को यहाँ पर रहकर भी पाल सकती हूँ, मगर पुनीत आशु को खुद से दूर करने को तैयार नहीं थे। मेरे घर वालों ने मुझ पर दबाव डालकर मेरी शादी पुनीत के साथ करवा ही दी और मैं विदा होकर उनके आलीशान घर में पहुँच गई थी। मुझे डर था कि मेरी ज़िंदगी भी मेरी बहन जैसी होगी और मेरा अंजाम भी दर्दनाक मौत है। मुझे रोना आ रहा था, क्योंकि मेरे घर वाले पुनीत की असलियत से जानकार न होने की वजह से पहले ही एक बेटी गंवा चुके थे और अब दूसरी बेटी भी दे बैठे थे। मैं दुल्हन बनी पुनीत के कमरे में बैठी रो रही थी। आशु मुझे माँ के रूप में देखकर बहुत खुश था और इसी खुशी में मेरे पास ही सो गया था। पुनीत जब कमरे में दाखिल हुए तो आशु को मेरे पास सोते देखा। थोड़ी देर तक आशु के सर पर हाथ फेरते रहे, फिर वो आशु को गोद में उठाकर उसे कमरे में सुलाने ले गए थे। मेरा दिल डर से धड़क रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ से भागकर किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाऊँ, जहाँ पुनीत की नज़र कभी मुझ पर न पड़ सके। डर के साथ साथ मुझे पुनीत से सख्त नफरत महसूस हो रही थी, क्योंकि वो मेरी बहन का कातिल था। मैं उसे पति के रूप में कैसे स्वीकार कर सकती थी, मगर मैं मजबूर थी। अब मुझे यहीं रहना था, आशु की खातिर। उसके बाप की हर बात भी माननी थी, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे समझाकर भेजा था कि अगर मैंने अपने पति की बात नहीं मानी या उसकी इज्जत नहीं की तो मेरे घर का माहौल ख़राब होगा। साथ ही मेरी दीदी ने भी मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो तुम आशु का ख्याल रखना। और मैं अपनी दीदी के बेटे आशु की खातिर ये जहर पीने के लिए खुद को तैयार कर रही थी, मगर दूसरी तरफ ये इरादा भी कर चुकी थी कि जिस तरह पुनीत ने मेरी बहन को मारा है, इसी तरह मैं भी उसे ख़त्म कर दूंगी। मैं अपनी सोच में गुम बैठी थी जब पुनीत कमरे में दाखिल हुए और मेरा पूरा शरीर उनकी मौजूदगी का एहसास करके ही झंझना उठा था। मेरे दिल से दुआ निकली थी कि हे भगवान, पुनीत मेरे करीब ना आए ताकि मुझे खुद इनकार करने की तकलीफ़ न उठाना पड़े। मेरी बहन ने मुझे बताया था कि उसके पति को एक भयंकर बीमारी लग चुकी है, जिसकी वजह से वो मेरे करीब नहीं आते हैं। अपनी बहन को याद आते ही मैं उदास हो गई और मैं रोने लगी। मुझे रोते देखकर पुनीत बोले कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारा बहुत ही ख्याल रखूँगा और तुम्हारे सारे हक पूरे करूँगा। बस बदले में मुझे आशु बिल्कुल ठीक चाहिए। तुम उसे माँ का प्यार देना, उसकी परवरिश एक अच्छी माँ बनकर करना, जिससे कि मेरे बेटे को माँ की कमी का एहसास ना हो, उसमें हीन भावना ना आने पाए। मैं अपने पति को देख रही थी। मैं कहना चाहती थी कि अगर इस इंसान को अपने बच्चे की इतनी ही परवाह थी तो उसने अपनी वफादार और मासूम पत्नी को क्यों मारा? उसने मासूम बच्चे से उसकी माँ छीनी ही क्यों? और आज उसे ये डर सता रहा था कि कहीं मेरे बच्चे में माँ की कमी की वजह से हीन भावना न आ जाए। मगर मैं पुनीत को कुछ भी नहीं कह पाई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई ऐसी बात करूं जिससे वो इंसान अपने असली रूप में आ जाए। मैंने सोचा था मैं बड़ी ही चालाकी से अपनी बहन का बदला लूँगी। मैंने खामोशी से सर झुका दिया था और इससे पहले कि मैं वहाँ से उठकर जाती, पुनीत ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अपनी तरफ खींच लिया। मैं उसकी मजबूत बाहों में कसमसा कर रह गई थी। मैंने लाख कोशिश की कि मैं उसकी बाहों से निकल जाऊं, लेकिन उसकी बाहों का घेरा बहुत ही तंग था और फिर मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया। अगले दिन मेरे घर वाले मुझसे मिलने आए तो मेरी माँ ने मुझसे सवाल किया कि अब तुम ठीक हो,
क्योंकि मैं शादी के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, इसलिए मेरे घर वाले परेशान हो रहे थे। मैंने अपनी माँ के सवाल पर सर झुकाए बैठी रही थी, क्योंकि मेरे पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे गुजरी रात याद आ रही थी और मेरा दिमाग उलझता जा रहा था। मेरी माँ की घबराहट और परेशानी पर मैंने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और सब ठीक है। बल्कि सच तो यही था कि मैं वाकई ठीक थी, मुझे कोई परेशानी नहीं थी। मेरी माँ मेरी बात का विश्वास कर चुकी थीं, मगर मैं दिल में सोच चुकी थी कि पुनीत की असलियत और अपनी बहन की मौत का राज जानकर रहूँगी। मेरे घर वाले विश्वास करके चले गए और मैं पुनीत को देख रही थी, क्योंकि शादी की पहली ही रात मेरी बहन की बात गलत साबित हुई थी। क्योंकि पुनीत तो बिल्कुल ठीक था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसका मिजाज भी बुरा नहीं था। वो बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे थे। मैं तो सोच रही थी कि पता नहीं पुनीत सुहागरात को मेरे साथ क्या हैवानियत करेंगे। लेकिन सुहागरात को पुनीत ने जिस दिलकश अंदाज में अपना प्यार जताया था, मैं हैरान हो गई थी। लेकिन मैं सोच रही थी कि हो सकता है कि ये पुनीत का अंदाज सिर्फ दिखावे के लिए हो। शायद वो मेरे शक को दूर करने के लिए दिखावा कर रहे हों, इसीलिए मैं अभी पुनीत पर विश्वास नहीं कर सकती थी। मुझे अपनी बहन की रोनी आंखें याद आती थीं। पुनीत के पास अच्छा खासा पैसा था और मंथली इनकम लाखों में थी, मगर मेरी बहन इसके बावजूद भी उजड़े हुए हुलिये में रहती थी और उसके चेहरे पर हर समय उदासी छाई रहती थी। आशू के बाद पुनीत ने मेरी बहन को बिल्कुल नौकरानी बनाकर रख दिया था। वो जब भी घर आती तो मैं उसके साथ साथ रहती और मेरी बहन मुझे उजड़ी उजड़ी और उदास ही लगती थी। जबकि अब मेरे लिए पुनीत की नरम मिजाजी चरम पर थी। मैं घर में जल्दी ही कामकाज और आशू की जिम्मेदारी को संभाल ली थी। आशू अब थोड़ा संभल गया था और मेरे इर्द गिर्द मंडराता रहता था। मैं उसको हर तरह से बहलाने की कोशिश किया करती थी। खाने पीने में भी उसकी मर्जी का ख्याल रखती थी। आशू की हालत अब धीरे धीरे सुधरने लगी थी। मेरी और पुनीत की शादी को 2 महीने गुजर चुके थे। मुझे महसूस होता था कि जैसे पुनीत मुझे हर समय देखते रहते हैं। अब मैं पुनीत की नज़रों से परेशान होने लगी थी। मैंने एक दिन तंग आकर पुनीत से सवाल किया कि आप मुझे हर वक्त घूरते क्यों रहते हैं। इस पर पुनीत ने जो जवाब मुझे दिया था उसे सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। पुनीत बोले कि मैं ये देखता हूँ कि तुम वाकई ऐसी हो या फिर एक दिन तुम भी अपनी बहन की जैसी हो जाओगी। मैं पुनीत की बात पर हैरान हो गई थी। मुझे लगा जैसे मैं पुनीत का असल चेहरा देखने को बेताब थी, वैसे ही पुनीत को भी मेरी हकीकत जानने की बेचैनी थी। मुझे हैरत इस बात पर भी थी कि पुनीत को ऐसा क्यों लगता है कि मैं खुद को छुपा कर रखती हूँ, और पुनीत ने ये क्यों कहा था कि मैं अपनी बहन की जैसी हो जाऊंगी। आखिर मेरी बहन कैसी थी? उनके शब्दों ने मुझे उलझा दिया था। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, मैं और भी उलझती जा रही थी। पुनीत के अंदर मुझे कोई ऐसी बात नज़र नहीं आती थी कि मैं जिससे कुछ अंदाजा कर सकती। एक दिन आशू को तेज बुखार हो गया और वो सारा दिन बुखार से तपता रहा। उस समय पुनीत घर पर नहीं थे। सारा दिन मैं परेशान सी आशू को संभालती रही और सारा दिन उसे कुछ न कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती रही, मगर वो जिद्दी हो रहा था और कुछ खा नहीं रहा था। थक कर शाम के समय मैंने उसे सुला दिया और उसके लिए सूप बनाने के लिए किचन में चली गई, और तभी मेरे पति पुनीत आ गए। वो हमेशा की तरह आते ही आशू के पास पहुँचे तो आशू की हालत देखकर घबरा गए और फ़ौरन उसे उठाकर अस्पताल ले गए। मैं किचन में खड़ी थी। जब मैंने निकलकर देखा तो आशू गायब था और नौकर ने बताया कि मालिक उसे अस्पताल लेकर गए हैं। मैंने रात के लिए खाना बनाकर रखा और आशू और पुनीत का इंतजार करने लगी। रात के समय जब आशू की हालत संभली तो पुनीत उसे घर लेकर आए। मुझे देखा और बोले कि मैं तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी करता हूँ, कुछ भी चाहिए मुझे बोलो, मैं वो ला कर दूँगा, लेकिन बस तुमसे हाथ जोड़कर विनती है कि आशू की तरफ से लापरवाही मत करना। मुझे ये बात सही नहीं होगी। पुनीत की बात पर मैं हैरान हो गई। पहली बार मैंने अपने दिल में उनके लिए मौजूद नफरत और गुस्से को जाहिर किया और बहुत ही गुस्से से बोली कि अगर बच्चे की इतनी ही चिंता थी तो उसे उसकी माँ से दूर क्यों किया। मेरी बात पर पुनीत ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और कमरे से निकल गए। मैंने सर झटका, आशू को सूप पिलाया, उसे सीने से लगाकर सुलाने लगी। मेरा दिल बुरी तरह से रो रहा था। आज मुझे अपनी बहन बहुत ज़्यादा याद आने लगी, जो सारा समय अपने बच्चे के साथ लगी रहती थी, मगर फिर भी पता नहीं क्यों आशू उससे दूर दूर रहता था। मुझे आज समझ आ रहा था ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उसका बाप उसके दिल में नफरत पैदा करता था और अपनी जिम्मेदारी पूरी करके यही जताता था कि बस उसे ही आशू की चिंता है।
और किसी को नहीं। मुझे पुनीत दिमागी मरीज लगने लगा था। मैंने पूरा दिन आशु के साथ गुजारा था और फिर भी पुनीत ने ऐसी बात कही कि जैसे मुझे आशु की परवाह ही नहीं है, सिर्फ उसे ही आशु की परवाह है, जबकि मैं पुनीत की असलियत जानती थी कि उसने ही आशु को उसकी माँ से दूर कर दिया था। मैं न जाने कितने दिन तक आशु के साथ लगी रही और उसका ख्याल रखती रही, मगर मैंने अपना गुस्सा और नाराज़गी अपने पति पर जाहिर की और उनके कमरे में नहीं गई। मैं अपने पति के खाने पीने और बाकी सब जिम्मेदारियों को पूरा कर रही थी, मगर उनके कमरे में नहीं जाती थी। इस बात का पुनीत पर यह असर हुआ कि वो एक दिन मेरे पास आए और बोले, तानिया, मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। मैं सवालिया नज़रों से पुनीत की तरफ देखने लगी, मगर वो मुझे तैयार होने का बोलकर आशु के पास चले गए। मैं अभी तैयार ही हो रही थी कि आशु आकर मेरे गले में बाहें डालकर बोला, मामा, आप कहाँ जा रही हैं? और मेरे पति ने आशु से जो बात कही वो मेरे रोंगटे खड़े कर गई। वो आशु से कह रहे थे कि आओ, तुम्हें तुम्हारी दादी के पास छोड़कर आता हूँ, फिर मुझे तुम्हारी मामा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। आशु के वहाँ से जाने पर मैंने पुनीत से सवाल किया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर आप मुझे डॉक्टर के पास लेकर क्यों जाना चाहते हैं? इस पर पुनीत बोले कि मैंने आशु को सिर्फ बहलाने के लिए ये बात कही थी। दरअसल हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ बच्चे नहीं जा सकते। इतना बोलकर पुनीत आशु को उसकी दादी के घर ले गए और मैं खौफजदा सी खड़ी रह गई थी। मुझे याद आया कि मेरी बहन को भी पुनीत ऐसे ही अकेले लेकर गए थे और फिर उसे मार दिया था। मैं डरी हुई थी और मेरे पति मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गए। मैंने सोचा कि अगर मेरे पति ने मुझे मारने की कोशिश की तो मैं उनसे अपनी ज़िंदगी की भीख नहीं मांगूंगी, बल्कि उनसे लड़ूंगी और उनसे अपनी बहन का बदला ज़रूर लूँगी। मेरे अंदर खून खौल रहा था। मेरा पति मुझे पहाड़ी इलाके की तरफ ले गया था। मुझे लगा था कि मेरा पति अब मुझसे तंग आ चुका है, इसलिए अब वो मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है, जैसे उसने मेरी बहन से पीछा छुड़ाया था। एक जगह पहुंचकर उसने गाड़ी रोकी और मुझे गाड़ी से निकलने को कहा। मैं चुपचाप गाड़ी से बाहर निकल आई थी और आगे आने वाले हालात के लिए खुद को तैयार कर रही थी। फिर वो मुझे लेकर एक कच्ची गली में आगे बढ़ता गया। मैं डरी हुई सी अपने पति के साथ चल रही थी और तब वो एक छोटे से घर के आगे रुके और उस घर का दरवाज़ा खटखटाने लगे। मैं हैरान सी अपने पति को देख रही थी। जब उस घर से एक जवान लड़का बाहर निकला, वो मेरे पति को इस तरह अचानक देखकर परेशान हो गया था। मेरे पति ने उसे नज़रअंदाज किया, मेरा हाथ पकड़ा और उस घर के अंदर चले गए। सामने ही चारपाई पर एक औरत पीठ किए हुए लेटी हुई थी। आवाज़ पर उसने पलटकर देखा तो मेरे सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़े थे, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन थी। मेरी बहन भी मुझे अपने सामने देखकर घबरा गई थी। फिर मेरे पति ने मुझे जो सच्चाई बताई उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पति ने बताया कि मैंने इस लड़के अजय को अपने घर का सौदा वगैरह लाने के लिए रखा हुआ था, मगर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी बहन को इस लड़के से मोहब्बत हो गई है और ये दोनों मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दे रहे थे और अब ये दोनों शादी करना चाहते थे। और तुम्हारी बहन आशु से भी दूर हो गई थी, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। जरा जरा सी बात पर उसे डांटना और मारना इसकी आदत बन चुकी थी। और जब आशु को अपनी माँ का प्यार नहीं मिला तो वो अपनी माँ से दूर दूर रहने लगा। तुम्हारी बहन ने खुद को मेरे लिए सजना संवारना छोड़ दिया था। खुद को उजड़ी हुई हालत में रखती, कहती कि मुझे तुमसे प्यार ही नहीं है तो तुम्हारे लिए क्यों सजूं। बल्कि तुम्हारी बहन ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुझे तलाक दे दो, मैं जैसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने उसे बहुत समझाया कि हमारा एक बेटा है, उसके बारे में तो सोचो, वो तुम्हारे बिना कैसे रहेगा। लेकिन उसने कहा कि वो तुम्हारा भी बेटा है और उसकी जिम्मेदारी तुम खुद उठाओगे। मुझे अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी है। मैं आशु की खातिर तुम्हारी बहन को सही रास्ते पर लाना चाहता था, लेकिन तुम्हारी बहन ने तो जैसे कसम खा रखी थी मुझसे तलाक लेने की और अजय से शादी करने की। एक बार जब मैं घर आया तो मैंने देखा ये आशु को बुरी तरह मार रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आ गया और गुस्से में आकर मैंने इसे मारा भी था, मगर बाद में मैंने इससे माफ़ी भी मांगी थी। लेकिन एक दिन मुझे तुम्हारी बहन से सख्त नफरत हो गई थी, उससे घिन आने लगी थी। जब मैं ऑफिस से वापस आया तो मैंने इसे अजय की बाहों में देखा था। ऐसा कौन मर्द होगा जो अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द की बाहों में देखे और आंखें बंद कर ले। मैंने ये बात तुम्हारे माँ बाप को भी बता दी थी, मगर वो बोले कि ऐसी बेटी हमारे लिए मर चुकी है, अब चाहे उसके साथ जो मर्जी करो।
मैं गैरतमंद था, तुम्हारी बहन को हर तरह से समझाया था, मगर वो अब मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी और मैं ऐसी पत्नी को रखकर भी क्या करता। और तब मैंने तुम्हारी बहन को तलाक देकर उसे उसके आशिक के साथ भेज दिया और ये मशहूर कर दिया कि वो मर गई है। हकीकत क्या है तुम्हारे माता पिता जानते हैं और इसीलिए उन्होंने तुम्हारे साथ मेरी शादी कर दी और तुम्हें विश्वास दिलाया कि तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करोगी। सच्चाई सुनकर मैं अपनी बहन को देखने लगी। वो शर्मिंदा सी सर झुकाए खड़ी थी। मुझे अपनी सोच और उसके लिए बहाए आंसुओं पर शर्मिंदगी होने लगी थी। मेरी बहन ने अपने पति से तलाक लेने के लिए मुझसे कितने झूठ बोले थे, कितना बदनाम किया था उसने अपने पति को, और मैं भी बहन की खातिर अपने पति को मानने चली थी। मैंने भरी हुई आंखों से अपने महान पति को देखा था, जिस इंसान ने आज तक दुनिया वालों को मेरे बहन की असलियत के बारे में नहीं बताया था। अगर वो इस सच्चाई को दुनिया वालों को बता देता तो मेरे माता पिता की इज्जत मिट्टी में मिल जानी थी। उसने तो मुझे भी मोहब्बत और इज्जत दी थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि आज तुम मेरे लिए सच में मर गई हो। मेरी बहन मुझसे बहुत शर्मिंदा थी। वो मुझसे और मेरे पति से माफ़ी मांग रही थी, मगर हम दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया और जवाब दिए बगैर अपने घर वापस आ गए थे। हकीकत जानने के बाद मैं अपने पति और अपने बच्चे आशु के साथ खुशी खुशी रहने लगी थी। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी थी कि मैं तुम्हें अपनी बहन का कातिल समझती रही। मेरे पति ने भी मुझे माफ़ कर दिया था, मगर मुझसे वादा लिया था कि मैं कभी उनसे बेवफाई न करूं। मैंने उन्हें अपनी वफा का विश्वास दिलाया था, क्योंकि हर औरत एक जैसी नहीं होती। मेरी बहन माँ होकर भी अपने बच्चे को छोड़ गई थी और मैंने आशु को जन्म नहीं दिया था, फिर भी उसे माँ की मोहब्बत दी थी और आज अपने पति के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। मेरा पति मुझे दिलो जान से मोहब्बत करता है। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया और हमारा परिवार पूरा हो गया। मेरा पति और मेरे दोनों बच्चे मेरी पूरी दुनिया हैं और मैं अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। प्लीज़ अपने एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर देना। कहानी को लाइक ज़रूर करना। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी।